अक्सर हम सोचते हैं कि क्रांति या रेवोल्यूशन मैदान जंग में होता है ना? लेकिन कभी-कभी असली लड़ाई सत्ता के बंद कमरों में, सत्ता के गलियारों में लड़ी जाती है। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे ही एक साहसी मोड़ की कहानी समझने वाले हैं, स्वराज पार्टी की कहानी। एक ऐसी कोशिश जिसमें सिस्टम को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही बदलने का प्लान था। सोचिए, पूरा देश एक आंदोलन में जुड़ा हुआ है, जोश एकदम ऊंचा है, और फिर अचानक सब कुछ थम जाता है। बिल्कुल अचानक। अब क्या? आगे क्या होगा? यही वो बड़ा संकट था, यही वो बड़ा सवाल था जिसने स्वराज पार्टी को जन्म दिया। तो बात है 1920s के शुरुआत की। भारत में एक अलग ही माहौल था। 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई और इसके तुरंत बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। पूरा देश हैरान था, एकदम से सब कुछ रुक गया और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम से, इसी खालीपन से ठीक एक साल बाद 1923 में एक नई ताकत उभर कर आई। नाम था स्वराज पार्टी। देखिए, गांधी जी का ये फैसला बहुत बड़ा था। ऐसा लगा जैसे आज़ादी की लड़ाई की गाड़ी अचानक पटरी से उतर गई है। अब आगे कहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा देश एक अनिश्चित मोड़ पर खड़ा था। और जब ऐसी अनिश्चितता होती है तो क्या होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही बहस छिड़ गई, बड़ी बहस। नेता आपस में ही इस बात पर सहमत नहीं थे कि अब आगे करना क्या है। जो एकता थी उसमें अब दरारें साफ दिखने लगी थीं। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट एक अवसर लाता है। इसी बहस से एक नया, एक बिल्कुल अलग आइडिया निकलकर सामने आया। सवाल अब ये था, क्या ब्रिटिश सिस्टम का बॉयकॉट जारी रखा जाए जैसा अब तक हो रहा था, या फिर सिस्टम के अंदर घुसकर उसे अंदर से ही खोखला किया जाए? और बस कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे नो चेंजर्स। ये वो लोग थे जो कहते थे कि गांधी जी का रास्ता ही सही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का पूरी तरह से बॉयकॉट करो। लेकिन दूसरी तरफ थे प्रो चेंजर्स। उनका आइडिया बिल्कुल अलग, बिल्कुल बोल्ड था। उनका कहना था, काउंसिल्स में जाओ, इलेक्शन लड़ो और अंग्रेजों को उनके ही मैदान में, उनके ही नियमों से हराओ। तो जब रास्ते अलग हो रहे थे तो मंजिल भी अलग होनी थी। इसी आइडियोलॉजिकल फाइट का नतीजा था स्वराज पार्टी। 1 जनवरी 1923 को इन प्रो चेंजर्स ने एक नया रास्ता चुना। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर जाना है। तो सवाल उठता है, इस नए और हिम्मत भरे प्लान के पीछे आखिर दिमाग किसका था? कौन थे वो लीडर्स जो ये रिस्क ले रहे थे? चलिए जानते हैं इस नई सोच के आर्किटेक्ट्स के बारे में। इस पार्टी की लीडरशिप दो बड़े नामों के हाथ में थी। प्रेसिडेंट थे करिश्माई चित्तरंजन दास और सेक्रेटरी थे शार्प स्ट्रेटेजिस्ट मोतीलाल नेहरू। पर टीम सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस जैसे जोशीले युवा नेता थे, तो विट्ठल भाई पटेल जैसे अनुभवी लोग भी। मतलब एक से बढ़कर एक दिमाग और लीडर इस पार्टी से जुड़े हुए थे। और ये मत सोचिए कि स्वराज पार्टी का प्लान सिर्फ इलेक्शन जीतना था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पास एक प्रॉपर मल्टी स्टेप स्ट्रैटेजी थी, एक मास्टर प्लान कि कैसे सिस्टम के अंदर जाके उसे डिसरप्ट करना है। उनकी स्ट्रैटेजी सुनने में सिंपल पर असर में बहुत पावरफुल थी। स्टेप 1, काउंसिल्स में एंटर करो, सत्ता के केंद्र में अपनी कुर्सी पक्की करो। स्टेप 2, हर गलत चीज का विरोध करो। ऐसे कानून और बजट रोको जो देश के खिलाफ हों, ताकि ब्रिटिश सरकार काम ही ना कर पाए। स्टेप 3, लोकल और म्युनिसिपल बॉडीज पर कंट्रोल हासिल करो। ग्रासरूट्स लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाओ। और इन सब का आखिरी मकसद स्टेप 4, सेल्फ रूल हासिल करना। सिस्टम को अंदर से इतना परेशान कर दो, इतना कमजोर कर दो कि वो खुद ही घुटने टेक दे। ये प्लान आसान नहीं था, एक बहुत बड़ा गैम्बल था। तो क्या ये कामयाब हुआ? क्या सिस्टम के अंदर जाकर लड़ने की स्ट्रैटेजी ने वाकई कोई असर दिखाया? आइए देखते हैं कि स्वराज पार्टी ने क्या क्या हासिल किया। और नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर थे। 1923 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में इस नई नवेली पार्टी ने 104 में से 42 सीटें जीत ली। सोच रहे हैं, रातों रात ये पार्टी सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन गई। एक ऐसी आवाज जिसे अब अंग्रेज अनदेखा नहीं कर सकते थे। लेकिन सीटें जीतना तो, जैसा मैंने कहा, बस पहला कदम था। असली काम तो अब शुरू हुआ था। उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार के हर गलत कदम का विरोध करने के लिए किया। हर गलत कानून को रोका, उनकी पॉलिसीज की सच्चाई सबके सामने लाई।
सिर्फ विरोध ही नहीं, उन्होंने ये भी साबित किया कि भारत में एक मजबूत पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने दिखा दिया कि हिंदुस्तानी अपना शासन खुद चलाने में पूरी तरह से काबिल हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, स्वराज पार्टी का बनना सिर्फ एक नई पॉलिटिकल पार्टी का आना नहीं था। ये आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का सिग्नल था। ये इस बात का सबूत था कि लोगों का गुस्सा, उनका असंतोष अब उफान पर था और अब हिंदुस्तानी अपने किस्मत अपने हाथों में लेने के लिए नए, क्रिएटिव और हिम्मत भरे रास्ते ढूंढ रहे थे। और आखिर में स्वराज पार्टी की ये कहानी हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जो उस वक्त जितना जरूरी था उतना ही आज भी है। सवाल यह है कि क्या एक खराब सिस्टम को उसके अंदर रहकर ठीक किया जा सकता है, या फिर असली क्रांतिकारी बदलाव हमेशा सिस्टम के बाहर से ही आता है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है।